चलिए, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवराज सिंह और अभी हम लोग आप लोग के लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं। क्लास 10th इतिहास का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीडियो है। कल शाम में इसका लाइव नहीं हो पाया था, आप लोग कुछ बच्चे जुड़े होंगे तो आप लोग लाइव नहीं देख पाए होंगे, हमें थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम था उसी की वजह से। ठीक है, तो अभी हम सोचे हैं क्योंकि आज शाम में हिस्ट्री का ही पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, तो हम सोचे कि आप लोग को लिए इसका पार्ट 1 का पहले वीडियो डाल दें ताकि पार्ट 2 का फिर से वीडियो इसका ला सकें। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ से और इसको प्यार से समझते हैं। ठीक है, इतिहास का ये एपिसोड, ये 7वां एपिसोड है शायद इसका, ये मतलब टोटल का, स्पेशल इतिहास का नहीं है, सभी जो वीडियो डल रहा है लाइव में वो सभी का। ठीक है, और इसमें अभी हम लोग चैप्टर 1 में हैं। चलिए आगे बढ़ें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन तरफ हम लोग देखते हैं क्या था पहला क्वेश्चन हम लोग का। इटली तथा जर्मनी के वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं? इटली तथा जर्मनी वर्तमान में, वर्तमान मतलब कि अभी फ़िलहाल में इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत में आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया, ये पूरा है। तो आप लोगों को पता होगा कि इसमें इसका करेक्ट आंसर यूरोप में है। किस में है? यूरोप में है। यूरोप ही है ना। चलिए ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास में क्या, एक मिनट, इस पर यही प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग सामने में है क्या, देखिए ध्यान से। हाँ, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना किया गया? वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। मतलब फ्रांस के अंदर में वियना कांग्रेस ने किस वंश की पुनः स्थापना की थी? तो जो दोबारा जो रिपीट में स्थापना हुई थी वो हुई थी बोर्बो वंश की स्थापना हुई थी। ठीक है, जैसे कि इसमें आपका ऑप्शन में है हैप्सबर्ग है, आर्य वंश है, बोर्बो वंश है, जारशाही। जारशाही एक मतलब कि तानाशाह की तरफ से वंश था, तो वो उतना नहीं चल पाया था, तो इसमें बोर्बो वंश वियना कांग्रेस द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा, मेजनी का संबंध किस गठन से था? मेजनी का संबंध कि देखिए सारा क्वेश्चन जो है ना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका PDF आप लोग एप्लीकेशन पर से फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आप लोग से इतना ही कहूँगा कि उस PDF का भी कोई चार्जेबल नहीं है, वरना यही PDF फिर आपको कुछ समय के बाद कॉस्ट फ्री ही रहेगा। वो मिनिमम कॉस्ट अगर रहेगा भी तो अभी नहीं, बहुत समय के बाद। तो आपके लिए इतना मैं कहना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन पर से इसे इंस्टॉल करके आप डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए प्रिंट करा करके, क्योंकि क्वेश्चन सारा क्वेश्चन सेलेक्टेड है, जिससे मैं खुद अपने नज़र में सारा क्वेश्चन को सेलेक्ट करवा रहा हूँ, टाइप करवा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, आपके लिए PPT बना रहा हूँ। ठीक है ना, उतनी बड़ी अभी टीम नहीं है हम लोग का। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, कार्बोनरी से, फिलिक हेक्टेरिया से, तो डायरेक्ट से। तो मेजनी का जो संबंध था ना वो सीधा सीधे कार्बोनरी से था ना। हाँ, कार्बोनरी से इसका संबंध था, डायरेक्टली संबंध। ठीक है, आगे हम लोग हल्का सा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोग का, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में निम्न में से कौन सा था? तो इसमें ना तो इंग्लैंड था ना ही रूस था, परसा होगा ही नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर जाएगा, ऑस्ट्रिया इसका सही आंसर जाएगा। ठीक है, हल्का सा हम लोग और आगे की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर, काउंट काबूर के विक्टर एमोनियल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो कल भी हल्का सा हम इसको लाइव में शायद हिंट दिए थे कि जो सबसे ज़्यादा ताकतवर पोस्ट में हो, यानी कि प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के लिए से नियुक्त किया गया था किसे? काउंट काबर को। किसने नियुक्त किया था? तो विक्टर एमोनियल ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसको दोबारा मतलब इस तरीके से भी कर सकता है कि प्रधानमंत्री पद के लिए काउंट काबूर को किसने नियुक्त किया था? तो विक्टर एमोनियल ने नियुक्त किया था। ठीक है, विक्टर एमोनियल ने प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया? तो आपको काउंट काबूर को नियुक्त किया। यहाँ एक क्वेश्चन से 3 ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर यही वाला छपे, मैं ऐसी गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि यही वाला छपे। इसमें 3 क्वेश्चन बनता है और आपको तीनों पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा क्या कि काउंट काबूर को किसने प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त किया? तो उसका आंसर हो जाएगा विक्टर एमोनियल। विक्टर
एमोनियल, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें बनेगा क्या, तीसरा क्वेश्चन बनेगा विक्टर एमेनुएल को प्रधानमंत्री पद के लिए किसे नियुक्त किया गया। तो इसमें फिर आपको काउंट काबूर को नियुक्त किया गया। किसको किसको नियुक्त किया गया, तो काउंट काबूर को, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें 3 क्वेश्चन बनता है। सारा ऑब्जेक्टिव को हम लोग ऐसे डिस्कशन करेंगे, उसके अंदर जितना क्वेश्चन बनेगा उसको भी आपको बताएंगे। मतलब भले 20 क्वेश्चन रहे लेकिन आप लोग को 50 से ऊपर क्वेश्चन टच करने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीवाल्डी पेशे से सिपाही नहीं था, वो एक नाविक था। नाविक था ना, हाँ वो एक नाविक था। गैरीवाल्डी पेशे से एक नाविक था, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हल्का सा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने करवाया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने, लुई 18वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने, नेपोलियन द्वितीय ने, या फिर बिस्मार्क ने, किस में नहीं करवाया था। तो इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने, नहीं तो लुई 18वां कराया था। इसका जो राज्य का निर्माण कराया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, इसका राज्य का निर्माण करवाया था, ठीक है। बच्चा लोग आप लोग अभी ओमार शीट पर टेस्ट मार रहे होंगे तो वो नंबर देकर फिर झप जाएगा। आप प्रिंट जरूर करा लीजिएगा, कोस्ट जो लगे, क्योंकि हमको बनाने में जब कोस्ट लग सकता है आपके सामने जो है, तो आप प्रिंट करा करके अपने पास जरूर रखिए, ताकि कौन सा क्वेश्चन गलत जा रहा है। अभी आपको पता चला दूसरा गलत गया, तीसरा गलत गया, तो क्वेश्चन नहीं पता कि क्वेश्चन क्या था, बस ये पता कि दूसरा तीसरा गलत गया। कभी दोबारा अगर क्वेश्चन को आपको देखने का मौका भी मिले तो यही लगेगा कि दूसरा तीसरा मेरा गलत हुआ, लेकिन क्वेश्चन क्या था ये नहीं पता। इसलिए कहता हूँ प्रिंट एक बार आप लोग जरूर करा लीजिएगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर देखिए, जालबेरियन कैसी संस्था थी। जालबेरियन कैसी संस्था थी, क्रांतिकारियों की थी, व्यापारियों की थी, विद्वानों की थी, पादरी। इसको थ्योरी में जब बताए थे तो पूरा डीपली में इसके लिए जानकारी दिए थे। तो यह एक व्यापारियों के लिए संस्था थी, है ना, व्यापारियों की संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने, विलियम ने। मतलब पूछा है कि किसने किया था, तो मेजनी का लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने। क्या, अब बिस्मार्क ने किया था बेटा, इस बात यहाँ से देखिए 2 क्वेश्चन आपका बनता है। कैसे, जहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। बिस्मार्क ने कौन सी नीति का अवलंबन किया, तो आपका रक्त एवं लौह की। क्वेश्चन ऐसा भी रहेगा, लेकिन इतना गारंटी देता हूँ अभी से लेकर के दिसंबर तक मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला हूँ अपने बारे में, नहीं अपनी पढ़ाई के बारे में। वो आपको दिसंबर के बाद जब आप लोग अपना लेवल चेक कीजिएगा और फरवरी में जब आप लोग एग्ज़ाम दीजिएगा तब पता चलेगा कि हाँ भाई सिरा सर ने क्या कराया और आप लोगों ने क्या पढ़ा और कहाँ पर क्या चीज़ का मिस्टेक था, तब आप लोग को अनुभव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि इसमें देखिए ऑप्शन आपके पास 64, 66, 70, यहाँ पर 71। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में की गई थी। 1864 में भी कुछ हुआ था ना, क्या था वो, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, क्या चीज़ था, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, तो वो 1864 में हुआ था। प्रथम जेनेवा क्या है, कांग्रेस कन्वेंशन कब हुआ था, तो वो 1864 में हुआ था, ठीक है। तो इससे भी ऑप्शन से भी ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है 10 नंबर, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, 1820, 1821, 1822, 1823 कब हुई थी। तो इसमें नेपल्स की जो क्रांति हुई थी तो वो आपको 1821 में हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी, आपसे रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको फ्रांस, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इंग्लैंड, ये इंग्लैंड में कंप्लीट हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन। अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ भी छप रहा है आपका कि इंग्लैंड में, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, इंग्लैंड में कौन सा आंदोलन हुआ था। इंग्लैंड में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो इस बात पर ध्यान देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
इसका आंसर हो जाएगा चार्टिस्ट आंदोलन। ठीक है। तो इस क्वेश्चन इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने प्रिंट करा लीजिए। प्रिंट कराने से क्या होगा ना कि एक के साथ दूसरा क्वेश्चन वही एसएसटी में खास करके साइंस को अगर हम छोड़ दें तो एसएसटी हो गया, तो इस समय खास करके आपको 1 से 2 क्वेश्चन याद हो जाएगा, ऑन द टाइम याद हो जाएगा। ठीक है। हल्का सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की कब घोषित की गई थी? तो यूनान को 1832 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि 1832 में से निम्न में से कौन से राष्ट्र को घोषित किया गया था? जापान, फ्रांस, यूनान, ऑस्ट्रिया, इस टाइप से ऑप्शन में रहेगा, तो यूनान आपका उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। वो क्वेश्चन वैसे भी रिपीट भी कर देगा, ऐसा तो ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो 1832 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में, 1810 ईस्वी में, 1831 ईस्वी में। तो कार्बोनरी 1810 ईस्वी में हुआ था ना। कार्बोनरी 1810 ईस्वी में इसका संगठन का वर्ष हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी रिपीट करके पूछ देगा कि निम्न में से किस संगठन का वर्ष 1810 में हुआ था? तो कार्बोनरी संगठन। ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? एक मिनट। एड्रियानोपल की संधि कब की गई थी? कब हुआ था इसका? हाँ, 1829 ईस्वी में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों में? देखिए यहाँ पर दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। पहला आपके सामने ये आया कि एड्रियानोपल की संधि किस वर्ष हुई? तो 1829 ईस्वी में। अभी पूछा जब वो संधि हुई थी वो किन दो देशों के बीच में हुई थी? ऑप्शन है आपके पास तुर्की रूस, यूनान पोलैंड, तुर्की हंगरी और हंगरी पोलैंड। इसका सही आंसर तुर्की और रूस के बीच में संधि हुई थी और ये संधि 1829 ईस्वी में। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका ऐसे बनेगा, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। पहला, तुर्की और रूस के बीच कौन से साल में संधि हुई थी? 1829 ईस्वी में। ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि 1829 में तुर्की और रूस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो ये आपको एड्रियानोपल की संधि हुई थी। इन दोनों क्वेश्चनों से 4 क्वेश्चन बनता है, आप लोगों को रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास सामने, क्या कहता है? सेडोन का युद्ध किन के बीच में हुआ था? सेडोन का युद्ध किन के? प्रसा और ब्रिटेन के, ब्रिटेन और फ्रांस के, फ्रांस और प्रसा के, प्रसा रूस। तो इसका फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था ना। फ्रांस और प्रसा के बीच इसका सेडोन का युद्ध हुआ था। इस बात का ध्यान देना, फ्रांस और प्रसा के बीच किसका युद्ध हुआ था? किसका युद्ध हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। हम लोग अभी अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्या? एक मिनट। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 नंबर। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, पोलैंड। ये सारा आपका ऑप्शन में है। तो देखिएगा, तो इसमें जो कुचलने वाला व्यक्ति था वो कौन था? रूस था। किसको कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने कुचल दिया था। ऑप्शन इसका रिपीट कर देगा कि रूस ने किसके विद्रोह को कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग 20 नंबर की तरफ। 20 नंबर क्या है? पोलैंड के विद्रोह को, अच्छा ये 18-19 रिपीटिंग में है क्या? 18-19 रिपीटिंग में आ गया क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बैठते हैं, देखते हैं किस 20 नंबर।
सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था? अभी क्वेश्चन जस्ट हम लोग शायद ऊपर भी किए थे। तो ये फ्रांस और प्रसा के बीच में जब युद्ध हुआ था तो ये सेडोन में हुआ था। वहाँ पर क्वेश्चन में ही था सेडोन। ये युद्ध सेडोन में हुआ था। और कब हुआ था? तो 1870 में हुआ था। किन किन के बीच में हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच में यह युद्ध कंप्लीट हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच में यह युद्ध कंप्लीट हुआ था। ठीक है, फ्रांस और प्रसा के बीच में यह युद्ध कंप्लीट हुआ था। लीजिए मोबाइल दे दीजिएगा उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ से बढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान पूर्ण स्रोत रहा? जर्मनी, यूनान, तुर्की, इंग्लैंड। क्या हुआ? उसको ऑफ कर दीजिए। जाइए। तो ये यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान पूर्ण स्रोत रहा? तो ये एक मिनट, तो ये जर्मनी के लिए रहा था। जर्मनी है ना इसका आंसर? अच्छा एक मिनट, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान पूर्ण स्रोत रहा? तो ये यूनान का है। यूनान का इसमें से महत्वपूर्ण रोल था यूरोपवासियों के लिए, देश का विज्ञान का पूर्ण स्रोत के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर है, युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? युवा इटली संस्था का विकास किसने किया? मेजनी ने, काउंट काबूर ने, गैरीबाल्डी ने और बिस्मार्क ने। किसने किया था? तो इसको मेजनी ने किया था। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। इस बात का ध्यान रखिए। यहाँ से ये भी बन सकता है, मेजनी ने कौन से युवा संस्था का विकास किया था? तो युवा इटली संस्था नाम था। इस बात का ध्यान दीजिएगा। मेजनी ने किस संस्था का विकास किया? तो युवा इटली संस्था का विकास किया। क्वेश्चन रिपीटिंग है, मतलब दो क्वेश्चन है, इस बात पर ध्यान देंगे। आगे को क्वेश्चन बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बिस्मार्क निम्न में से क्या था? वह कवि था, नाटककार था, संगीतज्ञ था, कूटनीतिज्ञ। तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था राजनीति के दौर में। नहीं, बिस्मार्क एक क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखिए। वो कवि भी नहीं था, वो नाटककार भी नहीं था, नहीं वो संगीतज्ञ था। कूटनीतिज्ञ मतलब कि होता है किसी भी चीज़ को गहराई से समझना और उसमें चाल करना, राजनीति के मेन रूप से जिस चाणक्य कूटनीति बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्तमान में अभी आपको अमित शाह को बोला जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कूटनीतिज्ञ। देखिए नेक्स्ट क्या, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन बना था? नेपोलियन तृतीय, काउंट काबूर, विक्टर एमोनियल। इसका सही आंसर है विक्टर एमोनियल। नहीं, इस बात पर ध्यान देंगे। चलिए ठीक है, हल्का से हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और 25 नंबर में क्या है? यूनानी स्वतंत्रता का आंदोलन, यूनानी स्वतंत्रता का आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हो गए थे? विलियम प्रथम, फ्रांसिस डिक, कासूत और लॉर्ड बायरन। तो कौन हो गए थे इसमें? तो इसमें लॉर्ड बायरन शहीद हो गए थे। इसको आप वायरस के नाम से भी याद कर सकते हैं। 2020 में वायरस आया था, थोड़ा सा हिंट में अपने माइंड में रख सकते हैं ना कि वायरस एगो आया था, उसकी वजह से को भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर देखिए। जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जालवे राइन की स्थापना किस राज्य ने? प्रसा ने, ऑस्ट्रिया ने, सार्डिनिया ने या फिर फ्रांस ने? तो इसका आपको प्रसा ने किया था। क्या किया था? प्रसा ने किया था स्थापना। किस राज्य का? तो जालवे राइन का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा। प्रसा ने किस राज्य, एक मिनट, प्रसा एक राज्य था जिसके, हाँ, जालवे राइन ने स्थापना की थी। तो प्रसा राज्य के, एक मिनट,
प्रसा राज्य की स्थापना ये तो पूरा कट हो जाएगा रे। स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाल्बेराइन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने क्या, हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? मगयार इसकी सही आंसर है। मगयार इसकी भाषा, किसकी भाषा थी? हंगरी की। ऑब्जेक्टिव रिपीट करता है, पिछला बार पूछा गया है कि मगयार किसकी भाषा थी, किसकी भाषा थी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हंगरी की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, टिक कर लीजिएगा इसको। हल्का सा आगे बढ़ें, हल्का सा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। और ये रहा आपका 28 नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है यूनान के स्वतंत्रता के संग्राम में किसकी पराजय हुई? रूस की, तुर्की की, यूनान की, फ्रांस की। तो इसमें आपको जो तुर्की की हुई, इसमें आपको पराजय जो हुई थी, पराजय तुर्की की हुई थी, है ना। इस बात का ध्यान रखें, आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की, रूस की, इटली की, जर्मनी की। तो ये मरियान जो किस राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? फ्रांस की प्रतीक थी। किसी प्रतीक थी? फ्रांस की प्रतीक थी। हाँ, राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहता है इसमें, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता है, ये यूनान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। चलिए ठीक है, और इसका ही 31 नंबर से लेकर के 60 नंबर तक का क्वेश्चन का क्यूज शाम में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो शाम में लाइव रहेंगे, नहीं तो फिर शाम के रात के 8 से 9 बजे से पहले ही आप लोग को वीडियो के माध्यम से वीडियो आप लोग को इसका पार्ट 2 का मिल जाएगा। अभी से लेकर के हम लोग स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्टिव पे पढ़ाई अलग होती है, सब्जेक्टिव अलग हो रहा है, क्यूज पे हम लोग अभी से ही फोकस क्यों। अब फोकस करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग फोकस इसलिए किए हुए हैं क्योंकि बिहार बोर्ड में आप लोग के लिए 10th के लिए बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव का स्थान है 50%। ऑब्जेक्टिव का कितना स्थान है? 50%। अब 50% अपने आप में मान्यता रखती है एक अच्छे स्कोर करने के लिए, एक अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए, एक विद्यार्थी जीवन को अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए। तो हमें नहीं चाहते हैं कि कोई ऐसा पार्ट हो जो आपसे मिस्टेक हो, चाहे आपसे छूटे। वो सभी पार्ट जो आपको ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, चाहे जिस किसी के माध्यम से होगा, वो पढ़ाना संभव जहाँ तक होगा वो हम करेंगे। चलिए ठीक है, इस वीडियो को भी हम लोग यहीं पर रखते हैं। ठीक है, कट करते हैं।